हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। न्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए फिर से एक नए चैप्टर से लेके आए हैं और मैंने 6 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं लेके आया हूँ 7 चैप्टर, और वह जो 7 चैप्टर है वह हमारा है मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो इसमें क्या देखेंगे कि प्रकृति के जो सारे आयाम हैं मौसम के अनुरूप जो उनके स्वरूप है उनके बारे में आज हम इस पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पर चर्चा करने से पहले हम देखते हैं 2-3 पॉइंट हैं। अगर यदि आप नए हैं इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया कर जरूर सब्सक्राइब कर लें एवं एक लाइक जरूर करें तथा शेयर जरूर करें, है ना। तो आइए हम विचार करते हैं कि इस पर क्या क्या कंटेंट आ सकते हैं, हम क्या क्या इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे वो हमारा होता है मौसम। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, जलवायु। प्लस क्या लिखेंगे इसमें, तथा कर दीजिएगा, है ना, तथा अनुकूलन। अनुकूलन। फिर हम इस अनुकूलन में ही इसमें हम क्या देखेंगे, पहला चीज़ हम देखेंगे है ना, ध्रुवीय भालू। फिर हम देखेंगे पैंगुइन। फिर तीसरा नंबर पे हम देखेंगे है ना उष्णकटिबंधीय है ना वर्षा वन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहला चीज़ मेढक। फिर हम देखेंगे क्या टुकन। फिर हम देखेंगे हाथी। फिर हम देखेंगे टेल्ड लंगूर, है ना। इसको बोलें क्या, दाढ़ी वाला ऐप। हम ये सब क्या करेंगे, हम कंटेंट को समझेंगे। हम एक एक चीज़ को पहले हम क्या करेंगे, हम विचार करेंगे कि मौसम क्या है, जलवायु तथा अनुकूलन क्या है। फिर हम बात करेंगे ध्रुवीय भालू क्या है, पैंगुइन क्या है, पैंगुइन ना होगा, पैंगुइन लिखा गया है ना, पैंगुइन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है, मेढक क्या है, टुकन क्या है ना, हाथी क्या है, टेंडर। ये सब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से समझेंगे। तो हम विचार करते हैं कि मौसम क्या है। अगर हम पूछा जाए कि मौसम कैसे बनती है, ठीक है, तो आप उस पर क्या जवाब दीजिएगा? आप यही जवाब दीजिएगा ना कि मौसम तो सर जो हम देख रहे हैं वही हमारा क्या मौसम है, ठंडा गर्मी बरसात ये सब हमारा क्या मौसम है। अगर हम पूछ दीजिए कि बनता कैसे है, तब क्या करिएगा? जैसे अगर हम आपसे पूछ दिया जाए कि भात दाल कैसे बनता है, तब तो आसानी से बता दीजिएगा कि चावल हो गया, है ना, उसमें दाल लगेगा, नमक लगेगा, तेल लगेगा, आलू लगेगा। तो ये सब मतलब कि ये सब चीज़ को क्या करें, हम बना करके हम उसको दाल भात चोखा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी प्रकार से मौसम में भी क्या है, 3-4 आइटम क्या है इसमें जिम्मेवार है। पहला जो हमारा होता है टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं तापमान, यानी कि मौसम के बारे में समझिएगा। किसके बारे में? मौसम के बारे में। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा, तापमान होता है, तापमान। दूसरा हमारा होता है आर्द्रता, और तीसरा हमारा होता है वायु वेग, और चौथा हमारा होता है वर्षा। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्या करते हैं कि मौसम को अगर देखना है, अगर मौसम को बनाना है, तो ये आपके सामने ये 4 चीज़ आपके सामने आती है। आप ये 4 चीज़ यानी कहने का मतलब यह होगा कि आपके 1 साल में आपका ये 4 चीज़ क्या हो जाती है, वो इंक्लूड हो जाती है।
उसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। कहता है कि मौसम जो बदलता है, जो बदलने का परिवर्तन है, वो किसके वजह से होता है, वो सूरज की वजह से होती है। यूपीएससी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से करेगा कि मौसम जो होती है वो किस प्रकार से मतलब कि चेंजिंग होती है, मौसम के परिवर्तन किस वजह से होता है ना। तो आपके सामने ये ऑप्शन रख दिया जाएगा, तापमान की वजह से मौसम में परिवर्तन होती है, या आपके वायु वेग के वजह से, या फिर एक में दे देगा कि इन वायु यानी कि वायु वेग, तापमान और वर्षा, ये तीनों दे देगा, और एक में दे देगा सूरज। तो जो समझेंगे कि मौसम में परिवर्तन जो होता है वो सूरज की वजह से होती है, अगर जो जानेगा तो सूरज मार के आएगा, वरना लोग क्या मार के आएंगे, अरे यार मौसम का तो परिवर्तन तो इसमें तो होता ही है, तापमान रहता है उसमें वायु वेग रहती है, वर्षा होती है, इसी की वजह से तो वायु में क्या होती है, मतलब कि मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसी वजह से होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो गलत हो जाती है। ये VVI है, इसको आप समझिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मौसम जो है कि ये इसके 4 है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मौसम के ये 4 घटक, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था 6 में कि भोजन के भी घटक हैं, है ना, चावल, आटा, दाल, गेहूँ, ये सब क्या है, उनके घटक हो गए। तो उसी प्रकार से ये मौसम का क्या है, ये सब क्या है, घटक है ना। और मौसम का जो परिवर्तन है वो सूरज की वजह से होती है, इस बात को समझ गए। अब हम बात करते हैं कि वर्षा को जैसे मानते हैं कि टेम्परेचर होती है, तो हम बताते हैं ना कि हमारा जो टेम्परेचर होता है इस प्रकार से मापा जाता है ना, उसका कुछ अलग एक क्या होता है, उसकी मापी हो जाता है, मापी कहा जाता है। अभी जो हमारा जो मई का जो महीने चल रहा है वो लगभग कितना है, 40 से 45 क्या होता है, मतलब कि डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तापमान बहुत अधिक है। फिर हम देखते हैं आर्द्रता का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे है ना, मतलब कि नमी हो, जहाँ पे क्या हो, नमी हो, वही हमारा क्या कहलाता है, आर्द्रता कहलाता है। फिर हम करते हैं वायु वेग, यानी हम जानते हैं ना कि कहते हैं ना कि अरे मतलब कि अगले साल में क्या करते हैं हम, मतलब देखते हैं कि वायु का जो वेग है वो कितने स्पीड से आ रहा है। कभी कभी देखते हैं, कहता है ना कि इस इलाके में अलर्ट किया गया है क्योंकि इस इलाके में क्या आंधी तूफान आने वाले हैं, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, वायु वेग। यानी कि वायु का जितना ज़्यादा स्पीड होगी वही उसका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, है ना। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि वायु वेग क्या होता है, हर साल में क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्षा में एक चीज़ ये समझिए कि वर्षा को हम वर्षा में देखते हैं कि अखबारों में लिखा रहता है कि वर्षा को मापा जाता है, ठीक है। तो वर्षा को हम कैसे मापते हैं, अखबार में देखते हैं कि आज 125 है ना मतलब कि मीटर हुआ है, मतलब कि वर्षा हुई है, इतना इंच वर्षा हुई है, इतना सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो ये सब हम कैसे बताते हैं, तो चलिए हम वर्षा के बारे में एक बताते हैं कि वर्षा कैसे मापी जाती है। तो वर्षा जो है कि मापने का उसका एक सरल सा यंत्र है जिसको हम बोलते हैं वर्षा मापी यंत्र बोला जाता है। क्या होता है कि इस प्रकार से क्या होता है, एक प्रखनली होती है, क्या होती है, प्रखनली होती है इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता है, ये डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, वो डिवाइडेड होते हैं। और यहाँ पे लिख दिया जाता है क्या, मतलब कि 10, 20 है ना, 30, फिर 40, 50, 60 है ना। या आप इसको एक पैमाना ले लीजिए, यानी कि पैमाने का मतलब वही हो गया, 10 हो गया ना, मतलब कि इसको मीटर में ले लीजिए, या फिर इसको आप सेंटीमीटर में ले लीजिए, या फिर आप इसको इंच में ले लीजिए, ठीक है, या फिर इसको इंच में ले लीजिए। यानी तीनों में से किसी एक में इसको रख दीजिए, यानी कि अगर इंच में लीजिए तो 10 इंच, 20 इंच, 30 इंच, 40, 50, 60। फिर अगर mm में लेते हैं तो 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm। फिर अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी सबको क्या कहते हैं हम सेंटीमीटर में ले लेंगे, ठीक है। यानी बारी बारी से हम जिसमें जो हमारा इंच होती है, जो हमारा प्रखनली होती है, वो किस चीज़ में दिया गया उस पर डिपेंड करता है कि ठीक है कि वो किस चीज़ में, इंच में है या फिर मीटर में या फिर mm में या फिर सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि वर्षा जब पड़ता है, जब बरसात जब आने वाली होती है, तो ये कीपर को ये मतलब कि प्रखनली को उस जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे मतलब कि पेड़ पौधे से टकरा ही नहीं वर्षा का पानी, मतलब किसी की मतलब टकरा करके इस प्रखनली में पानी नहीं जाए, इस पर एक मतलब खास ख्याल रखा जाता है। जहाँ पे बिल्डिंग ना हो, जहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, हाँ बिल्डिंग के आप छत के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन अगर बिल्डिंग के नीचे रख दे रहे हैं या फिर जहाँ पे पेड़ पौधे हैं उस जगह पे रख दे रहे हैं तो ये गलत मतलब कि मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो उसको गलत मेजर नहीं करने के लिए हम क्या करते हैं, खुले स्थान में रखते हैं जहाँ पे किसी तरह से कोई इसके मतलब कि बरसात के रास्ते में किसी प्रकार से कोई तरह बाधा नहीं हो इस प्रखनली के अंदर पानी जाने में, ठीक है। उस जगह पे इसको क्या किया जाता है, वो रख दिया जाता है। तो इस जगह के पर क्या आता है कि कभी इस जगह पे क्या होता है, फिर इस प्रकार की इस पर एक कीप होल लगी होती है जो आराम से क्या होता है इसके अंदर क्या होता है, ये पानी चली जाती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, वो कीप लगी होती है।
ये कीप लगी होती है ताकि पानी जो है कि एक सुडौल से होता है क्या तो वो चले जाए। अगर पानी देखा जाए कि 1 घंटा अगर मान ली बारिश हुई है या फिर आधा घंटा बारिश हुई या फिर 10 मिनट बारिश, कभी कभी देखते हैं ना कि कभी कभी बारिश क्या होता है कि आधा घंटा हुआ, कभी कभी 10 मिनट में खत्म हो जाए, कभी कभी आपका 30 मिनट में खत्म हो, कभी कभी आपका 24 घंटा बारिश होते रहता है ना। तो ये सबको मेजर कैसे किया जाता है कि आज इतना mm हुआ, जितना mm नहीं हुआ। तो ये सब को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि कीप लिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई आधा घंटा बारिश हुआ तो आधा घंटा में जितना भी पानी भरा दे, मान लेते हैं कि ये पानी यहाँ तक भरा गया, ठीक है, कहाँ तक, ये यहाँ तक भरा गया आधा घंटा में, तो हम क्या बोलेंगे 20 है ना mm या 20 इंच या 20 सेंटीमीटर पानी की वर्षा हुई है, ये हम बताएंगे। अगर मान लिया जाए कि आपका 10 मिनट हुआ तो 10 मिनट मान लिया आपका इतना भराएगा, तो आप क्या कहेंगे 10 mm है ना, 10 मतलब कि इंच या 10 सेंटीमीटर क्या होता है, ये बारिश हुई है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। अगर आपको मान लिया जाए कि 24 घंटा हुआ है ना, तो 24 घंटा होने के लिए तो आपको कहेंगे सर तो पूरा भर जाएगा तो फिर सर मापेंगे कैसे, है ना, तो मापेंगे कैसे, तो मापने का भी इसका क्या है कारण है, इसको मापा जा सकता है कैसे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अब जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब लंबा देर तक जब कोई बारिश हो रही है तो उस समय क्या करते हैं कि हम एक ड्राम ले लेते हैं इतना, ठीक है, इतना बड़ा क्या होता है, हम ड्राम ले लेते हैं, ठीक है, और ड्राम लेने के बाद क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम रख देते हैं ताकि अगर पानी इसमें भरते हुए अगर इसके यहाँ क्या तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो ये अगर नीचे गिरना हो जाए तो ये नीचे जब गिरना जब शुरू हो जाता है तो ये पानी क्या होता है, ये यहाँ तक भरना शुरू हो जाता है। अगर ये पानी भर जाती है तो जो प्रखनली का जो मान 60 इंच का मेन दिया है, सबसे हाईएस्ट क्या दिया 60 इंच दिया है, तो हम क्या करेंगे 60 इंच तक इसको क्या करेंगे, हम ले लेंगे और इसको हम लिख देंगे 60, इसको हम लिख देंगे क्या 60 इंच, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसमें जितना पानी जमा हो गया, इससे जितना गिरा पानी इसके अंदर, इसका जो पानी है इसके अंदर जो गिरा, इसमें से किसमें से, इसमें से प्रखनली में से जो इसके अंदर गिरा पानी, फिर इस पानी क्या करें, फिर इसमें डाल करके यानी इस प्रखनली में डाल करके उसको फिर क्या करें, फिर मेजर करेंगे। अगर मान लीजिए अगर मेजर में अगर 2 बार ही पूरा भर गया इस पानी से तो क्या करेंगे, फिर 60 ले लेंगे, फिर 60 ले लेंगे, 2 बार गया, यानी कि इसमें मतलब कि 2 बार 60 बार मतलब 60 इंच तक का पानी इसमें गिर चुका है। तो अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 18 यानी कि 180 इंच हुआ है। अगर सेंटीमीटर तो 180 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम वर्षा को क्या करते हैं, हम मापते हैं, ठीक है। तो इसका एक अलग से क्या होती है कि एक मतलब कि प्रखनली होती है, एक वर्षा मापी यंत्र होता है जिससे क्या होता है कि वर्षा को मापा जाता है और यही वर्षा माप करके पेपर में लिख दिया जाता है कि आज इतना mm का बारिश हुई है, इतना इंच का बारिश हुई है और इतना मीटर का बारिश हुई। इस प्रकार से क्या होता है अपने वर्षे को मापा जा सकता है। इसमें कई तरह कोई तरह कन्फ्यूजन नहीं, ये बस ये ध्यान में यही रखना है कि हम प्रखनली जब प्रखनली, ठीक है, जब प्रखनली अगर मान ले जाए कि आधा हो जाए, यानी कहने वाला आधा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस उसको आप मेजर करके लिख दीजिए। अगर पानी के अगर वर्षा अगर बहुत ज़्यादा अगर हो जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, एक ड्राम में रख देंगे और उसका जो पानी जिसमें गिरेगा, इससे निकल कर जो गिरेगा उसी को हम क्या करें, बारी बारी से प्रखनली में ढार के उसको मेजर कर लेंगे और मेजर करके टोटल को क्या करेंगे, योग करके जोड़ के बता देंगे। बस यही इसमें क्रिया है, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि हमारा मौसम इस प्रकार से क्या होती है, यानी कि हमारा बनता है, आप समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जलवायु तथा अनुकूलन। जलवायु का मतलब क्या होता है, जलवायु का मतलब ये होता है कि किसी भी है ना क्षेत्र का या किसी भी स्थान का 25 वर्षों तक है ना किसी मौसम का जो पैटर्न बन गया है, उस मौसम को क्या कहते हैं, हम जलवायु कहा जाता है। जलवायु में क्या होता है, 2 शब्द होती है ना, दो शब्द से मिलकर होता है। एक होता है जल, ठीक है, और प्लस क्या होता है वायु, क्या हो जाती है, और वायु, यानी कि यही दो वजह होती है जलवायु का, जो कि हमारा मतलब कि 25 वर्षों में उस स्थान पर, उस क्षेत्र पर क्या क्या घटना घट गई है मौसम के अनुसार, उसका एक आंकड़ा तैयार रहती है और उसी आंकड़ा को जो हम पैटर्न कहते हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं, हम जलवायु कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। किसी भी स्थान का जलवायु सबका क्या होती है, अलग अलग होती है, एक जगह एक जैसा नहीं होती। किसी का जलवायु गर्म होती है तो किसी का जलवायु नर्म होती है ना, किसी का जलवायु मतलब कि शुष्क होती है यानी सूखा होती है। तो हर एक क्षेत्र का जलवायु क्या होती है, वो अलग अलग होती है। अगर हम बात करते हैं कि जो जलवायु है, कुछ हम देश लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम ध्रुवीय क्षेत्र लेते हैं। कौन सा क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा देश आता है, फिनलैंड हो जाते हैं, है ना, नॉर्वे आ जाता है, स्वीडन आ जाता है ना, फिर आ जाता है आइसलैंड आ जाती है। तो उस जगह पे क्या होता है कि उस जगह कुछ अलग क्षेत्र होता है,
उष्णकटिबंधीय में अगर बात करते हैं तो उस जगह पे कुछ क्या था, वो अलग क्षेत्र होती है। उष्णकटिबंधीय में जैसे मान लेते कुछ ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, ब्राज़ील ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, है ना, और अमेरिका लीजिए, यानी कि इस तरह से जो भी है जो भी क्षेत्र है वो हमारा क्या उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में आ जाती है। यानी कि देखते हैं कि जलवायु में हर जगह जगह पे हर देश में अलग अलग उनकी क्या होती है, जलवायु होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र, तो ध्रुवीय क्षेत्र में हमने बताया कि 4-5 हमने अभी देश का नाम बताया, यानी कि हमने बताया ध्रुवीय क्षेत्र में कौन कौन से, नॉर्वे हो गया, है ना, इंडोनेशिया हो गया, सॉरी नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, है ना, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो देश हैं इस जगह पे क्या होती है, इसकी जो जलवायु कैसी होती है, इसकी जलवायु मतलब कि ठंडी होती है ना, यानी कि आर्द्रता होती है। ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है कि नॉर्वे जैसे कई देश होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ बता रहे हैं अनुकूलन के बारे में, यानी कि जलवायु को अनुकूलन को हम क्या कर रहे हैं, हम जोड़ के बता रहे हैं। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि हम उस मौसम में, यानी कि जिस मौसम में लोग रह रहे हैं उस मौसम के अनुसार वो अपने शरीर को उस रूप में ढाल लेता है, वही उसका क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। सिंपल सी है, अगर आप गर्मी के मौसम में रह रहे हैं या आप ठंडे के मौसम में रह रहे हैं या फिर आप सूखे मौसम में रह रहे हैं तो उसके अनुसार आपके शरीर ढल जाते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार जब आप ढल जाते हैं तो क्या करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। सिंपल सी है। अगर मान लिया जाए कि आपको कह दिया जाए कि ठीक है कि आप गर्मी में हैं और आपको अचानक भेज दिया जाए ठंडे वाला शहर में, तो क्या करिए, आप कलवला जाइएगा कि हमारा शरीर उस रूप में नहीं है, हमको उस रूप में ढाला हुआ नहीं है, तो हम उस जगह पे क्या कहते हैं, हम नहीं रह सकते हैं। यानी कि जिस मौसम के अनुसार जो शरीर को ढाल लिया उसी जगह पे वो रहेंगे, अगर दूसरा जगह जाएंगे तो वो सह नहीं पाएंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब ध्रुवीय क्षेत्र में जैसे नॉर्वे जैसा क्या होता है कि मतलब कि 6 देश, मतलब कि उसमें क्या होता है कि 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर करने में कितना दिन लगाते हैं, 365 दिन लगाते हैं, है ना। तो कुछ जैसा वहाँ पर क्या होता है कि ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ ऐसा देश है जैसे आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, है ना, स्वीडन हो गया। इस जगह पे क्या होता है कुछ, अब जैसे अमेरिका में अलास्का हो गया, ठीक है, रूस में साइबेरिया क्षेत्र हो गए। रूस की अगर बात करें तो वहाँ साइबेरिया क्षेत्र है और अमेरिका में अलास्का क्षेत्र है। उस जगह पे क्या होती है कि वो बहुत जगह बर्फ़ होती है, ठीक है, और उस जगह पे जो बर्फ़ जो होती है तो उस जगह पे जो जीव जंतु होते हैं उसके अनुकूल क्या है, वो ढल जाते हैं। अगर उसी रूप से अगर हम बात करें कि ध्रुवीय भालू का अगर हम बात करते हैं तो ध्रुवीय भालू में क्या होती है कि उसका जो शरीर होता है एक प्रकार का वसा यानी मोटी परत से क्या तो बनी होती है, यानी कि उसका जो मोटी जो परत होती है शरीर का वो एक वसा के रूप में बनी होती है, वसा से बनी होती है। क्योंकि वसा जो होता है क्या था, वो उष्मा को क्या करता है, वो निकलने नहीं देता है, वो बाहर एकदम मतलब कि उष्मा जो होता है उसके शरीर को बरकरार रखता है, ये वसा का काम होती है। तो उस प्रकार से कि वसा क्या था, वो मोटी परत होती है जो इस जो भालू जो होता है, जो ध्रुवीय भालू होता है जहाँ पे बर्फ़ होती है उस जगह पे क्या था वो रहते हैं, क्योंकि उसके अनुसार उसके अनुकूल यानी उसके मौसम के अनुकूल वो भालू क्या था वो एडजस्ट हो चुका है। भालू की विशेषता बोले ध्रुवीय भालू की विशेषता, तो उनके जो पैर होते हैं यानी पैर के जो खुर यानी जो नाखून होते हैं वो एक लंबा और कहता मोटे मतलब कि चौड़े होते हैं, लंबा और चौड़े होते हैं, ताकि वो आसानी से क्या करते हैं वो बर्फ पर चल जाते हैं। और उसी के वजह से क्या था वो पानी में तैरते भी हैं, यानी ध्रुवीय भालू क्या था पानी में तैराक यानी समुद्र में तैरता भी है, बहुत अच्छे तैराक भी है, और इसी की वजह से होती है। क्या होता है कि अगर हम इसके विशेषता अगर बात करें ध्रुवीय भालू के, तो उसके मतलब कि शरीर पर फर होते हैं, फर जिसको बोलते हैं बाल, यानी कि व्हाइट कलर का है, ठीक है, यानी कि उजला होते हैं, जिस कारण से कहता है कि ध्रुवीय भालू जो होते हैं कि वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है ध्रुवीय भालू। क्यों? क्योंकि बर्फ वहाँ पर जब क्या है उजला है ना, व्हाइट है, और उसका शरीर भी व्हाइट है, तो ऐसा जगह वो बैठ जाएगा जहाँ पे व्हाइट है तो सब जगह व्हाइट नजर आएगा। अगर कोई उसके सामने अगर कोई भालू को जाएगा कोई शिकार करने के लिए, हम जैसा कोई मनुष्य अगर चले जाए वहाँ शिकार करने के लिए ध्रुवीय भालू को, तो पकड़ नहीं पाएंगे, ध्रुवीय भालू को पकड़ नहीं पाएगा कि कहाँ पे हुआ है, क्योंकि उस जगह वैसा बैठा ही रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो भालू अगर जिसको चलेगा कि शिकार करना है तो आसानी से वो शिकार हो जाता है, क्योंकि उसको पता जाए। और एक चीज़ और उसमें क्या होती है, मतलब कि इसमें एक और क्षमता क्या होती है कि वो सुनता बहुत मतलब कि जल्दी, क्योंकि उसके सुनने की शक्ति जो है ना प्रबल होती है, वो आसानी से तुरंत वो क्या वो सुन लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि ध्रुवीय भालू के इस प्रकार से क्या तो इसकी विशेषता होती है, यानी कि उसके मौसम के अनुसार उसका व्यवहार, उसका गुण, उसका विचार वो अलग होती है,
हमने अभी बता दिया इसके गुण के बारे में, किसके पास क्या क्या गुण होती है, कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं पैगविन, पैगविन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पैगविन है वो एक मतलब धारा रेखीय जीव है। धारा रेखीय जीव का मतलब समझते हैं? धारा रेखीय का मतलब होता है जिस प्रकार से जो मछली होती है, आप देखे होंगे ना मछली इस प्रकार से कि नहीं देखे हैं, और इस प्रकार से क्या थे इसके पूँछ होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं मछली होती है ना, इस प्रकार से होती है ना मछली। तो इस प्रकार से जो मछली होता है वो हमारा कैसा, वो मतलब धारा रेखीय है। उसी प्रकार से पैगविन भी होती है। तो पैगविन हमारा कैसा, ऐसा होता है ना। पैगविन जो हमारा कैसा होता है, ये हमारा ऐसा होता है, ठीक है। ये यहाँ से क्या तो नोखी होते हैं, यहाँ पर ये रहते हैं बैठे हुए, यहाँ से ये पैर निकाले हुए रहते हैं, तो ये हमारा क्या तो पैगविन होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये कैसा होता है, ये मतलब कि वाइट होता है। इसका में भी क्या है, सेम कंडीशन है कि इसमें भी क्या था वसा का मोटी परत होती है। लेकिन क्या होता है कि जो ध्रुवीय बालू है उसमें कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है उसमें उष्मा आ जाती है, तो उस उष्मा को कम करने के लिए वो क्या होता है वो विश्राम कर लेते हैं, ताकि उसका जो शरीर का जो टेम्परेचर है उसके मौसम के अनुकूल हो जाए। ध्रुवीय बालू की बात है कि अगर वो उसमें क्या होता है वो बहुत ज़्यादा अगर उसमें शरीर में अगर गर्मी आ जाती है तो वो विश्राम कर लेते हैं। लेकिन पैगविन क्या करता है कि इसके अंदर गर्मी की कमी हो जाती है तो एक झुंड बना लेते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि फिल्म वगैरह में कि पैगविन क्या होता है कि आपस में क्या होता है, मतलब कि 4-5 पैगविन क्या होता है कि आपस में वो जुड़ जाते हैं, है ना, गोल गोल जैसा बन जाते हैं, ठीक है, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। एक जगह बहुत जगह लोग झुंड बना लेते हैं, ताकि वो झुंड इसलिए बनाते हैं ताकि उसके जो शरीर की जो गर्मी है वो बरकरार रहे, वो मतलब कि वहाँ से निकले नहीं, ठीक है। क्योंकि पैगविन में क्या होता है कि वो पानी में तैरते हैं, क्योंकि इसका जो पैर है, इसके पैर जो होते हैं वो मतलब कि जालीदार होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, जिस कारण से वो पैगविन जो अपना जो है कि पानी में आसानी से वो तैर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका गुण क्या है, इसका अलग अलग है। तो हमने पैगविन का हमने ध्रुवीय बालू का हमने बताया, फिर हमने बताया पैगविन के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, इसके जो टेम्परेचर जो होती है -37 डिग्री के नीचे, मतलब -37 डिग्री तक चली जाती है। सोचिए कि जब जीरो पर जब बर्फ़ बनती है तो जब उसके माइनस में जब जाएगा तो सोचिए कितना वहाँ पे ठंडा होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 100 डिग्री पे तो पानी उबलती है, लेकिन 0 डिग्री पे क्या होता है, पानी मतलब कि क्या होती है, वो ठंडा हो जाती है, बर्फ़ हो जाती है। और वो कहाँ, जो ध्रुवीय जो क्षेत्र है, जैसे अमेरिका के जो अलास्का जो क्षेत्र है, और यूरेस के और जो रूस के है ना, साइबेरिया के जो क्षेत्र हैं, और जो फिनलैंड जो आइसलैंड है, उस जगह पे क्या होते हैं -37 डिग्री तक चली जाती है, समझे। जिस प्रकार से हम लोग का अगर भारत में की अगर बात किया जाए तो हमारा कश्मीर हो जाता है, लद्दाख हो जाती है, उस जगह पर क्या तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, वहाँ पर क्या तो माइनस में चली जाती है टेम्परेचर। तो उस जगह का क्या होता है कि वो अपने जंतु उस अनुकूल क्या है वो ढाल लेता है, वही हमारा क्या अनुकूल है। अब इसमें कोई तरह की दिक्कत है नहीं, यानी जितने चीज़ हम बता रहे हैं उसको गौर से सुनिए। अगर जहाँ पे आपको लगता है कि नोट करने वाली चीज़ उसको नोट करिए, क्योंकि हम जितना भी चीज़ इसमें बता रहे हैं वो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको भले ही आपको ये मत समझिए कि मतलब मौसम के परिवर्तन किसके कारण होता है, सिर्फ सूरज की वजह से, तो इसको मत नोट करिए, इसको नोट करिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बहुत सा बातों को इग्नोर करते चले जाइए। अगर इग्नोर करिएगा तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे PDF चाहिए, या सर मुझे मतलब कि अच्छे से मतलब सर लिख के बता दीजिए, तो कमेंट करिए, ज़रूर हम लिख के बताएंगे। हम इसलिए समझा देते हैं क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं हम उसको समझते हैं, है ना, समझने का प्रयास करते हैं, रटने का प्रयास नहीं करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, है ना, वर्षा क्षेत्र वाले, तो हमने बताया कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन जो क्षेत्र है वो एक प्रकार का कैसा जलवायु है, तो वो जो एक प्रकार का जो जलवायु है वो एक गर्म जलवायु है। अगर मरुस्थल का अगर हम बात करते हैं तो मरुस्थल के कैसा जलवायु है, तो वहाँ शुष्क जलवायु है। तो ये सब चीज़ को नोट करिए, यानी कि मरुस्थल में शुष्क जलवायु है, शुष्क का मतलब होता है सूखा, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले जो क्षेत्र जो है उसकी जो जलवायु वो कैसा है, वो गर्म जलवायु है, ठीक है। यहाँ के जो मौसम जो होती है कि 15 डिग्री से अधिक होती है, यानी कि सर्दियों के दिनों में, और गर्मी के दिनों में क्या होती है कि वो 40 डिग्री से अधिक होती है। यानी कि सर्दियों के दिनों में 15 डिग्री से अधिक होता है, और सर्दी और गर्मी के दिनों में वो 40 डिग्री से क्या था वो अधिक होती है। इसका जो मतलब कि इसका जो टेम्परेचर जो होता है, सर्दियों के दिन में क्या होता है कि दिन और रात क्या होता है वो बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन सर्दी में क्या होते हैं कि दिन क्या होता है वो छोटा होता है, लेकिन गर्मी में क्या होता है दिन बड़ा होता है। देखिए अभी आप
प्रेजेंट में देख लीजिए कि दिन क्या हो रहा है, बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सुबह 6 बजे क्या हो रहा है, मार के एकदम धूप निकल जा रहा है, लोग जो है कह रहा है कि हमसे पहले सूरज ही जाग जा रहा है। 6 बजे क्या था, पूरा धूप एकदम चमक रहा है। लेकिन ठंडे में देखिएगा तो बिना 10, 11 या 12 बजे के आपको धूप देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या था, मौसम में क्या तो चेंजिंग आ रही, परिवर्तन हो रहा है। तो किस वजह से, तो हम मौसम में जब चेंजिंग है तो हम देख रहे हैं कि इसका डेली लाइफ रूटीन में भी क्या है वो चेंजिंग है, दिन रात में भी क्या हो रहा है वो चेंजिंग हो रही है। बात समझ में आ गए। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, है ना, कि उष्णकटिबंधीय अगर वर्षावन के क्षेत्र की अगर बात करें, है ना, तो अगर भारत के जैसे अगर हम एशिया का, है ना, उत्तर दक्षिण अगर भाग में देखते हैं तो मध्य में हमारा अमेरिका है, और जो मध्य में हमारा अमेरिका है, और फिर क्या है, मध्य में हमारा अफ्रीका है, ठीक है। तो उस मध्य में अमेरिका और अफ्रीका में देखिएगा तो उस जगह पे क्या तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम भारत की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी तट का जो क्षेत्र है, ठीक है, भारत के, तो उस जगह पे क्या होता है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पूरब की, तो पूरब में कौन सा, असम है। तो असम में क्या होता है कि इसका क्या होता है, ये मिलता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो उसके जो जीव जंतु हैं उनका क्या था, उनका अलग उनका गुण होती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि धुरे बालू का गुण क्या था, वो अलग हो रहा है, उसी प्रकार से इसका भी गुण क्या रहा है, वो अलग हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, कुआं एक जंतु का परिवार होती है। जैसे जिस प्रकार से हम लोग क्या आता है, SC ST बोला जाता है ना, प्रजापति समाज कहा जाता है, यादव बोला जाता है, नहीं हर तरह से क्या है वो अपने अपने क्या है कि अपने जाति को इंडिकेट करते हैं, ये इस प्रकार की जाति है, इस प्रकार जाति है। उसी प्रकार से जीव जंतु भी क्या करते हैं कि अपने अपने जाति को इंडिकेट करने के लिए कुछ मतलब कि अपना एक जाति बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिलाव परिवार। जिसको क्या बोलते हैं हम, है ना, बिलाव परिवार, यानी कि बिलाव, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बिलाव। बिलाव परिवार बोला जाता है, ठीक है। तो बिलाव परिवार में अगर बात किया जाए, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो बिलाव परिवार के जो जंतु हैं वो निम्नलिखित में से कौन जंतु हैं। हम आप ही से पूछते हैं, आप ही नहीं बताइएगा। पहला, ठीक है, हाथी। दूसरा, शेर, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए एक भालू। फिर यहाँ लिख दीजिए आप शेर प्लस लिख दीजिए यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, लोमड़ी। फिर आप लिख दीजिए तीसरा में आप कर दीजिए, है ना, चीता प्लस कर दीजिए शेर। फिर आप लिख दीजिए चौथा में, है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से, है ना, कोई नहीं, ठीक है। तो अब बताइए कि जो बताया जो इनमें से जो कोई नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमारे जो एथी है, क्या बोलते हैं कि जो बिलाव जो परिवार का जो जानवर हैं, इनमें से कौन है। अब बताइए, अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता दीजिएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बताइएगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, है ना। देखिए इसका क्या होता है कि बिलाव परिवार का जो हमारा जो परिवार जो आता है वो हमारा होता है शेर और चीता होता है। ये कौन होता है, शेर और चीता। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जा सकता है। यूपी से क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे, ठीक है। इस बार भी एग्जाम है, 28 मई को है ना, तो उसमें भी क्या हो सकता है कि हम 1-2 क्वेश्चन देखे हैं, तो मतलब कि प्रीवियस ईयर को उठा करके तो देखें, तो इस जगह पे क्या तो वो क्वेश्चन मिली थी, पता ये मतलब कि देखा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि बिलाव परिवार में उष्णकटिबंधीय वर्षा जो क्षेत्र है उस जगह पे क्या होते हैं, उसके बिलाव परिवार के एक सदस्य होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, किस श्रेणी में रखते हैं, चीता और शेर, मतलब कि चीता और मतलब कि शेर को इस श्रेणी में हम रखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि मेढक, है ना, टूकन, हाथी और टेंडर लंगूर, जिसको बोलते हैं दाढ़ी वाला ऐप, तो इन लोग का जो रहन सहन है वो क्या होता है, वो अलग है। क्योंकि इस प्रकार के जो जंतु हैं जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन क्षेत्र में जो रहते हैं, उनका जो रहन सहन है, जो खान पीन है, वो अधिकतर क्या होती है, वो पेड़ों पर होती है ना। तो अगर हम बात करते हैं मेढक में क्या होता है कि उनके लाल नेत्र वाले मेढक, या लिख लीजिए, ठीक है, कि लाल नेत्र वाले मेढक जो है ना पेड़ पर वो आसानी से चढ़ जाते हैं। आप जानते हैं कि मेढक क्या होता है, वो 3 जगह होती है, एक पेड़ों पर भी रहती है,
और दूसरा मतलब कि जल में रहती है और तीसरा स्थल में रहती है। यानी कि जल, स्थल और पेड़, ये तीनों जगह पर क्या होता है, वो मेढक अपना आवास बनाती है। लेकिन कुछ मेढक क्या होते हैं कि अपना आवास मेढक पर मतलब कि पेड़ पर कुछ ही मेढक बना पाते हैं, जो जिसका अगर देखिएगा, अगर लाल अगर आँख वाले अगर कोई मेढक दिख जाए तो समझिए कि वो पेड़ पर चढ़ने लायक है, क्योंकि वो चढ़ जाएगा। क्योंकि उसके जो पैर जो होते हैं वो एक चिपचिपा जैसा होता है और उसके मदद से क्या होता है, वो पेड़ पर आसानी से वो चढ़ जाते हैं। किसके, यानी कि मेढक में। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं ये लाल मेढक वाले, समझे, जो पेड़ पर आसानी से वो चढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं टुकन। टुकन का मतलब क्या था, टुकन एक पक्षी का नाम है। टुकन यहाँ लिख दीजिए पक्षी, टुकन पक्षी लिख दीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप गूगल पर सर्च मार लीजिएगा टुकन पक्षी। ये क्या होता है कि ये इसका अच्छा खासा वजन भी होती है, लेकिन इसका चोंच बहुत लंबा होता है, ठीक है, चौड़ा होता है और प्लस लंबा होते हैं, कि जो जिस पेड़ पर बैठते हैं, जो अगला डाली पर अगर नज़दीक डाली अगर उस पर फल लगे हैं तो इसे एक डाली से दूसरे डाली पर वो बिना जाए हुए अपने भोजन को क्या करते, वो खा लेते हैं। लेकिन अगर टहनी अगर मजबूत अगर कमज़ोर है तो वह टूट भी जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या होता है कि अगर हम हाथी की बात करते हैं तो हाथी में बस एक चीज़ को आप समझ लीजिए, हाथी तो देखेंगे जरूर, लेकिन अगर कोई पूछ दे हाथी का गुण क्या है तो आप कहिएगा कि हाथी का गुण क्या है, बस विशाल है, बहुत बड़ा है, चलता है आराम से पेड़ पर और पेड़ वगैरह खाता है, बस यही तो इसका गुण है। लेकिन आप सोचिए कि हाथी को इतना बड़ा कान क्यों दिया गया है, आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है, हम लोग को इतना बड़ा कान क्यों नहीं है। तो उस जगह पे, यानी कि अगर बात किया जाए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो क्षेत्र है उस जगह पे क्या होता है कि वहाँ हाथी पनपते हैं। किसी का छोटा सूंड रहेगा, किसी का बड़ा सूंड रहेगा, यानी कि विभिन्न प्रकार के तो वहाँ पे हाथी होती है। तो इसका जो कान जो होता है बड़ा, वो छोटे से छोटे भी ध्वनि को करता है वो आसानी से वो सुन लेते हैं, आसानी से वो सुन लेते हैं। कौन, यानी कि इस क्षेत्र में जो रहते हैं, वर्षा वाले क्षेत्र में जो रहते हैं, वो आसानी से सुन लेते हैं जो हाथी का जो कान होते हैं। और इसको अच्छा एक बात यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि अच्छा पहले इसके पहले विचार कर लेते हैं। जो हाथी हो गए तो हाथी के बाद में समझ में आ गया है, इसके क्या तो दो दांत होती है, एक होता है रूपांतरित दांत जिसको बोलते हैं बनावटी नहीं सॉरी, उसमें मतलब कि थोड़ा बड़ा दांत होती है, उस प्रकार से होती है। टेंडर लंगूर जिसको बोलते हैं दाढ़ी वाला ऐप, टेंडर लंगूर दाढ़ी वाला ऐप का मतलब ये होता है कि वो इस प्रकार से बनता है कि जो फल फूल नहीं खाते बल्कि वो कीट पतंग को क्या करते हैं, वो मार करके वो क्या करते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। और इसका जो उसका आयल होता है, इसका जो मतलब कि गुण जो होता है एक आयल जैसा होता है। किसका, आयल जैसा होता है, ठीक है, आयल जैसा होता है। आयल का मतलब होता है जैसे जिस प्रकार से शेर का होता है, बाघ का होता है कि यहाँ से लेकर के बाल हमारे कंधे तक होते हैं, यानी गर्दन तक होती है, उसी प्रकार से इसका भी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि दाढ़ी वाले ऐप है ना वो किस प्रकार के जंतु है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा आयल जैसा, है ना। और ये समझ लीजिए कि उसका जो बाल जो होता है कि ये टूढ़ी, यानी यहाँ से लेकर के ये पूरे माथा से लेकर के पूरे गर्दन तक उसका रहता है। उस प्रकार से अब तो बंदर तो देखे नहीं होंगे, तो उस तरह का जो बंदर होता है, जो लंगूर होते हैं, वो इस प्रकार का क्या होता है, इस जगह पे पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि इस प्रकार से, है ना, हमने देखा कि बारी बारी से सबके बारे में हमने जाना, ठीक है। अगर इसमें कहीं पर से अगर आपको लगता है कहीं अगर डाउट है ना, तो आप बेहिचक आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया है, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो हम बढ़िया से हम क्या करेंगे, इसको हम जहाँ पर मुझे आपको जहाँ पर दिक्कत लग रही है हम ज़रूर बताएंगे, आप कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें आपको आप इतना पढ़ लेने के बाद आप एक बार क्या करिए, ज़रूर आप किताब को रीडिंग मारिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक आप खरीद लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, अगर आप फाकी मार रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, है ना, NCERT लिखिए, है ना, क्लास 6 का, वो आपका उसका पूरा PDF उसका मिल जाएगा। आप गूगल पर भी जाकर के आप देख लीजिए, उसका PDF मिल जाएगा। लेकिन एक बार जरूर रीडिंग मारिए अपने से, यानी कि पहले ये देख लीजिए, ठीक है, पहले इसको आप दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद आप किताब को जाकर बैठ के पढ़िए, देखिए आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। अगर आप ऐसे बैठ जाइएगा बिना देखे हुए तो आपको समझ में तो आएगी, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा समझने में, ठीक है। जैसे अगर जब टाइम लगे तो बहुत टाइम लगेगा समझने में, और जब टाइम लगे तो आप जल्दी सक्सेस हो नहीं पाइएगा, और प्लस आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि जो आप मतलब कि बढ़िया से जो है कि आप तुरंत आप समझ सकें, उतना अच्छी नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि आप पहले वीडियो देखिए, बढ़िया से उसको दिमाग में डाल लीजिए, समझ लीजिए,
उसके बाद फिर क्या करिए, आप किताब को जाके उठाइए या आप ऐप से जाइए पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद आप क्या करिए, आप देख लीजिए एक नज़र से। उसके बाद एक बार दो बार बस उस किताब को रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन उठाइए। अगर एक एक क्वेश्चन नहीं बना तो फिर आप मुझे कमेंट कर कहिएगा सर नहीं बना। एक एक क्वेश्चन आपकी बनेगी। ठीक है दोस्तों, ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।